वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली बांग्ला में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ जिसका नाम है ईशा मर्डर कर्मफल। कहानी में बहुत ही अच्छे टिप्स देखने को मिलते हैं, तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले बता दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ईशा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो फिलहाल एक हॉस्टल में रहती है। ईशा अपनी बीएफ को किसी जगह पर फोन करके बुलाकर ये दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करने लगते हैं, मतलब अच्छे से घूमने लगते हैं। उसके बाद एक रात एक मास्क वाला बंदा अपनी बाइक के जरिए से उस ईशा के घर के पास आकर ताला तोड़ के अंदर जाकर उस ईशा को बार बार स्टैप करके मार देता है और वो बंदा जाते जाते ईशा का सर काट के अपने साथ ले जाता है। दूसरे सीन में एक बंदा पुलिस स्टेशन पर आकर एक पुलिस वाले से ये कहने लगता है कि सर 10 साल पहले मैंने एक मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई थी, मतलब हमारे घर में काम करने वाले 3 लोग मिस हो गए, लेकिन अभी तक उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। पुलिस वाला उस बंदे से कुछ डिटेल्स हासिल करके उसको वहाँ से भेज देता है और ये भी कहने लगता है कि 10 साल पहले तो काफी सारे पुलिस वाले ट्रांसफर हो चुके होंगे, मैं आपके केस के बारे में थोड़ा देखूंगा। दूसरे सीन में लीना नाम की एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है। फिलहाल लीना को दूसरी जगह पर ट्रांसफर किया जाता है। जब लीना उस गाँव का नाम सुनती है तो इसके तो होश ही उड़ जाते हैं, मतलब वो गांव लीना का ही गांव था। बचपन में इसके साथ किसी ने अब्यूज किया, वही ट्रॉमा अभी भी इसके दिमाग में होता है। घर वापस जाते समय लीना यही बात अपने हस्बैंड को बताने लगती है कि मुझे उस गांव पर ट्रांसफर किया गया है, पता नहीं मैं वहां पर जाकर कैसे रिएक्ट करूंगी। इसका हस्बैंड लीना को हौसला देने लगता है कि बस तुम अपनी ड्यूटी करती रहो। दूसरे दिन लीना को उसी ईशा का मर्डर का केस सौंपा जाता है। सो लीना अपनी एक टीम के साथ फटाफट से ईशा के घर के पास आती है। क्राइम स्पॉट पर एक पुलिस वाला कहने लगता है कि पहले तो डेड बॉडी को एक पेपर वाले ने देखा, घर से बहुत ही बुरी बदबू आने की वजह से पुलिस वालों को फोन किया। जब लीना उस घर के पास जाती है तो उस घर को ताला लगा होता है, तो पुलिस वाले बहुत ही मुश्किल से उस घर का ताला तोड़कर उसी तरह से दरवाजा भी तोड़कर अंदर जाते हैं। दरवाजा ओपन करते ही घर के अंदर से एक छोटा सा ब्लास्ट होता है, मतलब कल रात हत्यारे ने घर से जाने से पहले यहाँ पर एक छोटा सा सेटअप बनाया होता है। सो इसी वजह से ये ब्लास्ट हुआ। घर के अंदर आने पर बहुत ही बुरी बदबू होती है, शायद किलर ने अपने सबूतों को मिटाने के लिए ऐसा किया होगा। सो अंदर जाकर देखने पर ईशा का सर मिसिंग होता है। तभी उस घर में ईशा का फोन रिंग होने लगता है। लीना फोन पिक करने के बाद ये बात पता चलती है कि ईशा के दोनों फ्रेंड्स ईशा को कॉल किया कि ईशा अभी तक कॉलेज नहीं आई। लीना के जरिए से ईशा के दोनों फ्रेंड्स को ईशा के बारे में पता चलने पर वो दोनों फटाफट से ईशा के घर के पास आकर बहुत फुट फुट के रोने लगते हैं। कोई इतना बेरहमी से ईशा को क्यों मार सकता है। बाद में पुलिस वाले आसपास के इलाकों में ईशा के सर को तलाश करने लगते हैं, लेकिन नो यूज। उसके बाद लीना ईशा के घर के ओनर को बुलाकर इंक्वायरी करने लगती है। घर का ओनर कहने लगता है कि हमने उस ईशा को रहने के लिए एक सेपरेट कमरा दे दिया, वो वहीं पर रहती है। जब पुलिस वाले इस बंदे को कुछ एक्स्ट्रा खर्चा देते हैं, कुछ सच्चाइयां बताने लगता है कि एक्चुअली ये हाउस ओनर ईशा पर अपनी बुरी नजर रखे था। कल रात ये बंदा अपनी बीवी से छुपते छुपाते ईशा को बिरयानी देने के लिए गया, जबरदस्ती खिलाने लगा, जबरदस्ती करने लगा। तभी इस बंदे की बीवी आवाज देने पर ये बंदा बिरयानी वहाँ पर रखकर चुपचाप चला जाता है। थोड़ी देर के बाद ये एक बंदा एक छोटा सा थैला लेकर पुलिस स्टेशन पर आकर पुलिस वालों को देने लगता है। कहने लगता है कि मैडम कल रात किसी ने इस थैले को सड़क पर फेंक कर चला गया। इस थैले को ओपन करने पर कुछ हार्डवेयर के सामान होते हैं और उसी तरह से एक चाबी भी होती है। सो लीना को शक होकर उस चाबी से ईशा के कमरे का ताला ओपन करने की कोशिश करने लगती है। शॉकिंगली वो ताला ओपन हो जाता है। लीना समझ जाती है कि इसी ताले से हत्यारे ने ताला खोलकर अंदर जाकर ईशा को मार दिया। उसके बाद पुलिस वाले ईशा के बारे में थोड़ा इंक्वायरी करते रहते हैं। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। ईशा के 2 फ्रेंड्स होते हैं, मतलब टोटली ये 3 बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। जब ईशा उसके फ्रेंड्स कॉलेज जाते रहते हैं तो एक बंदा ईशा को देखकर लाइक करने लगता है। पहले तो ईशा इस बंदे को लाइक नहीं करती, लेकिन बाद में ईशा भी इसे प्यार करने लगती है। ईशा का बीएफ एक बैंक एम्प्लॉय होता है। इसी दरमियान में एक बाइक मैकेनिक वाला बंदा भी ईशा को फॉलो करते हुए उसको प्रपोज करते रहता है, लेकिन ईशा इसको लाइक ही नहीं करती। एक दिन वो बाइक मैकेनिक ईशा का रास्ता रोककर बहुत तंग करने लगता है कि प्लीज मुझसे प्यार करो, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। ईशा के फ्रेंड्स उस बंदे को बहुत डांटने लगते हैं कि अगर तुम ऐसे ही ईशा को फॉलो करते रहोगे तो हम पुलिस में कंप्लेंट देंगे, जाओ यहाँ से। उस बंदे से बचने के लिए ईशा और उसके दोनों फ्रेंड्स एक मेडिकल स्टोर में घुस जाते हैं। शॉकिंगली उस मेडिकल स्टोर में इसका बीएफ होता है। ये बंदा कहने लगता है कि ये मेडिकल मेरा फैमिली बिजनेस है। सच बात तो यही होती है कि ईशा का बीएफ एक मेडिकल स्टोर में काम करते रहता है। ईशा से झूठ कहा था कि एक बैंक एम्प्लॉय है। खैर ईशा अपना खर्चा निकालने के लिए किसी घर पर ट्यूशन बोलने के लिए जाती रहती है। ये घर और किसी के नहीं जहाँ पर ईशा मरी होती है
उसी घर में ये ट्यूशन बोलने के लिए जाती रहती है। उस घर का ओनर ईशा को देखकर हल्के से फ्लर्टिंग करते रहता है। ईशा से कहने लगता है कि तुम कितने दिनों तक हॉस्टल पर रहोगी, ऊपर से तुम्हारी कॉलेज यहाँ से बहुत ही दूर है, क्यों न तुम हमारे घर में ही किराए पर रह लो। ये सुनने के बाद ईशा तो इसको कुछ भी जवाब नहीं देती, चुपचाप वहाँ से चली जाती है। जब ईशा वापस अपने घर पर जा रही होती है तो वो मैकेनिक दोबारा ईशा को फॉलो करते हुए इसका रास्ता रोककर दोबारा तंग करने लगता है कि प्लीज ईशा मुझसे प्यार करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ईशा इस बंदे को बहुत डांटने लगती है कि देखो भैया, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, प्लीज मुझे फॉलो करना बंद कर दो। अगर तुम मुझे ऐसे ही तंग करते रहोगे तो मैं पुलिस में जाकर तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगी। ये मैकेनिक बहुत अपसेट होने लगता है। दूसरे दिन ईशा अपने बीएफ से मिलने के लिए किसी पार्क के पास जाती है। उसी वक्त वो मैकेनिक इन दोनों को एक साथ देखकर शॉक में रह जाता है कि तुम मुझे छोड़कर उस दूसरे बंदे से प्यार करने लगी। इस तरह से ईशा के बीएफ को बहुत मारने पीटने लगता है। ईशा अपने बीएफ को बचाते हुए उस मैकेनिक को 2-4 छापड़ लगाकर बहुत गालियां देने लगती है। यही कहने लगती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं इससे प्यार करती हूँ। ये मैकेनिक रोते हुए गुस्से में अपने आप में कहने लगता है कि तुम मुझे छोड़कर किसी और से प्यार करने लगी, या मैं होने नहीं दूंगा, देख लूंगा तुम दोनों एक साथ कैसे रहोगे। एक दिन एक पुलिस स्टेशन का पुलिस वाला ईशा को फोन करके कहने लगता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड जो मेडिकल स्टोर में काम करता है ना, उसके ऊपर इल्जाम है कि उसने काउंटर से कुछ पैसे चुराया। मेडिकल स्टोर के ओनर ने उसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज किया, तुम पुलिस स्टेशन पर आकर फाइन भर के इसको बेल दिलवाओ। तो यह सुनने के बाद ईशा शॉक में रह जाती है कि इसका बीएफ कोई बैंक एम्प्लॉय नहीं, सच में उस मेडिकल स्टोर में काम करता है। ईशा बहुत दुखी होने लगती है। यह होने के बाद एक दिन ईशा के हॉस्टल वाले ईशा को निकाल देते हैं क्योंकि इसने फीस पे नहीं किया। बाद में ईशा अपने फ्रेंड के घर पर रहने के लिए जाती है, लेकिन उसकी माँ ईशा को रहने नहीं देती। अब ईशा के पास एक ही ऑप्शन होता है कि उस हाउस ओनर के पास जाकर उसके घर में किराएदार की तरह रहना। तो उस घर का ओनर ईशा को टॉर्चर करने के बावजूद भी सब कुछ सहती हुई ईशा वहीं पर रहने लगती है। इस तरह से जो हुआ ईशा के फ्रेंड्स लीना को बताने लगते हैं। उसके बाद पुलिस वाले उस मैकेनिक को फाइंड आउट करके चेस करते हुए उसको पकड़ ही लेते हैं। बहुत मार पीट कर पूछने लगती है कि बताओ तुमने ईशा को क्यों मारा। यहाँ पर एक और बात यह है कि एक बंदा पुलिस स्टेशन पर आकर एक थैली दिया था, उसमें एक चाबी मिली थी। सो उस चाबी में के फिंगरप्रिंट्स इस बंदे के फिंगरप्रिंट से मिलते जुलते हैं। तो ये मैकेनिक जो हुआ वो पुलिस वालों को बताने लगता है। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। ईशा इस बंदे को डांटने के बावजूद भी ये बंदा वैलेंटाइन डे के दिन ईशा के लिए कीमती गिफ्ट खरीदकर अपने पास काम करने वाले 2 लड़कों से यही बात करते रहता है कि मेरे पास गिफ्ट है लेकिन मैं मेरे प्यार को दे नहीं सकता। वो 2 लड़के कहने लगते हैं, अरे भाई अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, आप फटाफट से भाभी के घर पर जाकर ये गिफ्ट देकर प्रपोज कर दो। ये बंदा कहने लगता है कि उसके घर के पास जाकर मैं क्या करूं, रात का समय है, घर को ताला लगा होता है। वो लड़के कहने लगते हैं कि ताला ओपन करने के लिए हमारे पास एक टूल है ना, वो लेकर जाओ। सो इस तरह से ये मैकेनिक ईशा के घर के पास जाने पर उसी वक्त ईशा का बीएफ ईशा के घर पर आने लगता है। मतलब ईशा इससे नाराज होती है मनाने के लिए। ये देखकर वो मैकेनिक बहुत गुस्सा होने लगता है। सोच लेता है कि तुम दोनों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। इस तरह से किसी दुकान के पास जाकर एक नया ताला खरीदकर दोबारा ईशा के घर पर आकर उन दोनों को रूम में रखकर ही लॉक कर देता है बाहर से। बाद में जब वो वापस वहाँ से जा रहा होता है तो उसका वो थैला नीचे गिर चुका होता है। सो दूसरे दिन वही बंदा वो बैग पुलिस स्टेशन पर लाकर देता है। सो इस मैकेनिक का बयान सुनने के बाद लीना समझ जाती है कि ये बंदा हत्यारा नहीं है, उसको छोड़ देती है। दूसरे दिन लीना का हायर ऑफिसर लीना को अपने पास बुलाकर हल्के से डांटने लगता है कि कब तुम इस ईशा के केस को सॉल्व करोगी। मुझे लगता है लीना तुम इस केस को हैंडल करने की कैपेबल नहीं हो। एक और पुलिस वाले को बुलाकर ये केस उस बंदे को सौंपने के लिए कहता है, लेकिन लीना अपने हायर ऑफिसर से और थोड़ा टाइम मांगती है। घर जाते समय लीना उस मैकेनिक की बातें याद करती है कि जब वो मैकेनिक ईशा के घर पर आया था उसी वक्त उसका बीएफ भी उसके घर पर आया था। तो शायद उसके बीएफ ने ही ईशा को मार दिया होगा झगड़ा होकर। इस तरह से ईशा के बीएफ को पुलिस स्टेशन पर लाकर मार पीट कर पूछने लगते हैं। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। ईशा का बीएफ जेल से रिलीज होने के बाद ईशा को मनाने के लिए चोरी चुपके ईशा के कमरे के पास आता है। एक्चुअली उस दिन वैलेंटाइन डे होता है। ईशा अपने बीएफ को डांटने लगती है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा। अब ईशा को मनाने के लिए इसका बीएफ इसके साथ कांडवान करने लगता है। थोड़ी देर के बाद कोई आने की आहट सुनकर ईशा का बीएफ फटाफट से वहाँ से चला जाता है। गुस्से में आकर ईशा अपने बीएफ का फोन बाहर फेंक देती है। वही फोन लेकर वो मैकेनिक चला गया। ईशा का बीएफ यही कहने लगता है कि मैं ईशा से बहुत प्यार किया करता था, मैं क्यों से मारूंगा। लीना घर वापस आने के बाद अपने हस्बैंड से इसी केस के बारे में डिस्कस करती रहती है। उसी वक्त लीना के घर पर एक पार्सल आता है। उसमें एक केक होता है। उसी तरह से
एक छोटा सा लेटर भी होता है। उस लेटर में आई लाइक यू कहकर लिखा होता है। लीना समझ जाती है कि ये जरूर किलर के साइड से ही होगा। उसके बाद लीना और उसके टीम मेंबर्स कुछ पुराने फाइल्स को रेफर करने लगते हैं। मतलब ये फाइंड आउट करने की कोशिश करने लगते हैं क्या पिछले कुछ सालों में ऐसे ही पैटर्न में किसी का मर्डर हुआ। तो अच्छे से तलाश करने पर लीना को 3 ऐसे केसेस नजर आते हैं। मतलब हत्यारा उनको मारने के बाद उनके बॉडी पार्ट्स को ले गया और इसी तरह वो सारी हत्याएं फरवरी 14 को ही हुई। बाद में लीना इसके घर पर जो केक आया है उसके बारे में इंक्वायरी करने लगती है कि केक किसके बेकरी से आया। पता चलता है कि वो केक तो घर पर बनाया हुआ केक था। अब उस पार्सल में एक लेटर होता है ना, तो उस लेटर में कुछ मेडिकल की बू आ रही होती है। सो लीना और उसके टीम मेंबर्स आसपास के एरिया में जाकर ये पूछताछ करने लगते हैं क्या रिसेंटली किसी ने केक बनाने के सामान ले गए, स्पेशली जो हॉस्पिटल या तो फिर मेडिकल स्टोर में काम करने वाला बंदा। एक दुकान वाला बंदा कहने लगता है हाँ मैडम, रिसेंटली महबूब नाम का एक बंदा मेरी दुकान पर आकर कुछ सामान लेकर गया। पास ही के हॉस्पिटल में काम करता है वो, मॉर्चुरी रूम में। इस तरह से उस महबूब का एड्रेस बताने पर लीना और उसकी टीम मेंबर्स उस हॉस्पिटल के पास जाते हैं। वहाँ पर आसिफ नाम का एक डॉक्टर होता है। पता चलता है कि पुलिस वाले यहाँ पर आने से पहले वो महबूब यहाँ से चला गया। लीना उस आसिफ से कहने लगती है कि आपके हॉस्पिटल के मॉर्चुरी में जो बंदा काम करता है ना महबूब, हमें उसकी तलाश है। अगर वो हॉस्पिटल पर आएगा तो फटाफट से हमें इन्फॉर्म करिए। इस तरह से अपनी टीम को लेकर वहाँ से चली जाती है। अब लीना उस आसिफ से बात करने के लिए हल्के से उसके हाथ को टच किया होता है। लीना जाने के बाद ये आसिफ उसके टच को महसूस करने लगता है, बहुत खुश होने लगता है। शॉकिंग बात यह है कि लीना जहाँ पर भी जाती रहती है ये आसिफ लीना को फॉलो करते रहता है। उसके फोटोज क्लिक करना, उसकी वीडियोस बनाना, और इसी आसिफ ने उस ईशा को मारा था। खैर उसी रात लीना के हायर ऑफिसर लीना को अपने पास बुलाकर कहने लगता है कि अगर तुम कैसी इन्वेस्टिगेशन कर रही हो, जिस बंदे को तुम ढूंढने के लिए हॉस्पिटल पर गई थी वो दूसरी जगह पर मरा पड़ा है। अगर ऐसे घटिया तरीके से केस को डील करती रहोगी तो वो किलर किसी और बंदे को मार देगा। मुझे लगता है लीना तुम इस केस के लिए अनफिट हो। कल सुबह 10 बजे तुम ऑफिस पर आकर केस के फाइल से इस ऑफिसर को दे दो। यह सुनने के बाद लीना बहुत ही अपसेट हो जाती है। जब लीना वापस अपने घर पर आती है तो टेबल के पास एक केक का पीस होता है। ऐसा ये केक का पीस लीना ने ईशा के घर में भी देखा था। सो ये देखकर लीना समझ जाती है कि किलर का नेक्स्ट टारगेट यही है। फटाफट से अपनी टीम को अपने घर पर बुलाकर ये सारी बात समझाने लगती है। लीना की टीम मेंबर्स लीना की बहुत ही सपोर्टिव होते हैं। कहने लगते हैं कि मैडम सर ने कहा था कि वो फाइल कल 10 बजे आपको वापस करनी है। जब तक तो हम हमारी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं ना, हमारे पास और भी 12 घंटे का समय है। ट्राई करने पर शायद कुछ क्लू मिल जाए। उसी वक्त लीना और उसकी टीम मेंबर्स उस ईशा के घर पर जाते हैं। उस रात जो हुआ वो दोबारा थोड़ा इमेजिनेशन करने लगती है कि ईशा का बीएफ ईशा के कमरे पर आया उसको मनाने के लिए। इन दोनों के बीच कांडवान हुआ। जब किसी की आने की आहट हुई ईशा का बीएफ वहाँ से चला गया। वो जाने के बाद घर का ओनर ईशा के पास आया बिरयानी लेकर। उसी वक्त उसकी बीवी बुलाने पर वो चला गया। उसके बाद वो बाइक मैकेनिक यहाँ पर आकर ये समझने लगा कि कमरे में अभी भी ईशा उसका बीएफ है। बाहर से ताला लगाकर वहाँ से चला गया। उसके बाद इस घर के अंदर कौन आया होगा? शायद हत्यारा ऑलरेडी इस कमरे में मौजूद था, छुपा हुआ। उस घर में एक छोटा सा कबोर्ड होता है। लीना समझ जाती है कि शायद हत्यारा इसी कबोर्ड के अंदर छुपा होगा। लेकिन ईशा को मारने के बाद वो बंदा बाहर कैसे गया होगा? बाहर तो लॉक है। इस तरह से जब लीना खिड़की को हल्के से टच करने लगती है तो वो खिड़की टूट जाती है। मतलब इसी खिड़की के जरिए से वो किलर भाग गया। उसके बाद लीना ईशा के घर में जो केक था उसके बारे में इंक्वायरी करती है। पता चलता है कि इस घर के ओनर का साला वो केक लाकर दिया था। दूसरी तरफ उस आसिफ को दिखाया जाता है जिसका घर बहुत ही अजीब होता है। मतलब घर में काफी सारे कंकाल होते हैं, बहुत ही बुरी बदबू होती है। पुलिस वाले फटाफट से इस आसिफ के घर पर जाने लगते हैं। उसी वक्त आसिफ ये चीज जानकर वहाँ से निकल लेता है। लीना आसिफ के घर पर आकर इसका माहौल देखकर शॉक में रह जाती है। मतलब घर में कुछ कंकाल, बदबू, काटने के कुछ हथियार। उसी वक्त यहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है। इशारों से लीना को सारी बात बताने लगती है। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। जब आसिफ टीनेज की उम्र में था ये अपनी माँ से बहुत प्यार किया करता था। आसिफ की फादर की एक बेकरी होती है जो ढंग से नहीं चल रही होती। एक दिन आसिफ की माँ अपने हाथों से कोई चीज बनाकर आसिफ के फादर को खिलाने लगती है। वो मिठाई खाने के बाद आसिफ का फादर वॉमिटिंग करने लगता है। छी छी, ये क्या चीज बनाई तुमने? बात यह है कि आसिफ के घर में एक काम वाली बंदी काम करती रहती है। उस मिठाई में कुछ मिला दिया क्योंकि आसिफ के फादर का और इस काम वाली बाई का चक्कर चल रहा होता है। वो काम वाली बाई इस घर की मालकिन बनना चाहती है। एक दिन आसिफ की माँ अपने पति और उस बंदी को एक साथ देख लिया। ये चीज बर्दाश्त न करते हुए आसिफ की माँ आत्महत्या कर लेती है। उसी वक्त आसिफ घर वापस आकर अपनी माँ की लाश को देखकर बहुत रोने लगता है। ये होने के बाद आसिफ का फादर छोटी सी छोटी बात को लेकर
आसिफ को मारने पीटने लगा। आसिफ की आंखों के सामने ही आसिफ का फादर उस काम वाली बाई से गुलछर्रे उड़ाने लगा। अब बेचारा आसिफ अपनी माँ को बहुत याद करते हुए सोच लिया कि मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहूंगा। अपने कपड़े शपड़े पैक करके दूसरी जगह पर चला जाता है। इसके बहुत सालों के बाद आसिफ की वो स्टेप मॉम मतलब वो काम वाली बाई आसिफ के घर पर आकर उसकी नानी को उसके घर पर छोड़ देती है कि आसिफ तुम्हारी नानी तुमको बहुत याद कर रही है, तुम्हारी नानी को अपने पास ही रख लो। इस तरह से जब वो बंदी वहाँ से जाने ही वाली होती है, आसिफ उसको इंजेक्शन डालकर बेहोश कर देता है और उसी तरह से उस बंदी को टुकड़े टुकड़े करके मार देता है। मूवी के स्टार्टिंग में एक बंदा पुलिस स्टेशन पर आकर मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई थी ना, वो आसिफ का फादर होता है। मतलब जो भी काम वाले आसिफ के फादर के घर में ज्वाइन होते हैं, आसिफ उन लोगों को मारते रहता है। किसी केमिकल के जरिए से बॉडी पार्ट्स को डिस्पोज करके सिर्फ कंकालों को ही अपने घर में रखते रहता है। आसिफ के घर में ईशा का सर का कंकाल भी होता है। सो लीना ये सारी चीजें नोटिस करके शॉक में रह जाती है। उसके बाद लीना आसपास के एरिया में तलाश करती रहती है। उसी वक्त पानी की टंकी में छुपा हुआ आसिफ लीना पर अटैक करने लगता है। थोड़ी बहुत हाथापाई होने के बाद फाइनली लीना को बेहोश करके अपने सीक्रेट प्लेस पर लाता है। यहाँ पर आसिफ लीना को बताने लगता है कि इसने ईशा को कैसे मारा। जब ईशा उस घर में एज ए किराएदार की तरह रहने लगी, इसी दरमियान में एक दिन आसिफ इस घर पर आकर ईशा को देखकर इससे प्यार करने लगा। आसिफ के जीजा के साथ साथ आसिफ भी ईशा को तंग करने लगा। अब बेचारे ईशा दोनों के टॉर्चर को सहती रही। फिर 14 की रात को भी ये आसिफ ईशा के पास जाकर केक देने लगा और इसी तरह से ईशा को रिंग देकर प्रपोज भी करने लगा। ईशा कहने लगती है कि देखिए भैया, मुझे आपके ऊपर ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं है, प्लीज आप जाइए, अगर आपकी आपा देख लेगी तो बहुत प्रॉब्लम होगी। उसी वक्त ईशा का बीएफ दरवाजा खटखटाने पर ईशा इस आसिफ को अपने ही कमरे में किसी जगह पर छुपा देती है। ईशा का बीएफ कमरे के अंदर आकर ईशा को मनाते हुए इसके साथ कांडवान करने लगता है और ये सारी चीजें आसिफ अपनी आंखों से देखकर इसका दिल ही टूट जाता है। इसका बीएफ जाने के बाद आसिफ का जीजा ईशा के पास आकर छेड़खानी करने लगता है। अब आसिफ को गुस्सा आकर ईशा को बेहोश की इंजेक्शन डालकर यही कहने लगता है कि मैंने तुमसे सच्चे दिल से प्यार किया, तुम भी मेरे पापा की तरह मुझे धोखा देने लगी। इस तरह से ईशा को बार बार स्टैप करके इसका गला काट कर सर अपने साथ ले जाता है। प्रेजेंट डे पर आसिफ एक बाथटब पर काफी सारे केमिकल्स को डालता है इस लीना को मारने के लिए। लीना बहुत ही मुश्किल से होश में आकर इस आसिफ से जबरदस्त तरीके से फाइट करने लगती है। इसी दरमियान में आसिफ को उसी केमिकल्स में डालकर मार देती है। इस तरह से फाइनली लीना इस केस को सॉल्व कर ही लेती है। ये सब कुछ होने के बाद लीना ईशा के फ्रेंड्स के साथ ईशा के गांव पर जाती है उसके पेरेंट्स से मिलने के लिए। पता चलता है कि ईशा के फादर को कैंसर है, लास्ट स्टेज। लीना ईशा के फादर को देखकर शॉक में रह जाती है। मतलब बहुत सालों पहले जब लीना इस गांव में स्कूल पढ़ा करती थी, ईशा का फादर ही इसके साथ अब्यूज किया करता था, मतलब वो एक टीचर था। लीना इस बंदे को देखकर रोते हुए चुपचाप वहाँ से चली जाती है। जब ईशा का फादर लीना का नाम सुनता है, समझ जाता है कि ये तो वही लीना है। बहुत ही गिल्ट महसूस करके ये भी बहुत रोने लगता है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। सो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।